के-पॉप डेमन हंटर्स सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज की गई 2025 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल एक्शन फंतासी कॉमेडी फिल्म है। इसका निर्देशन मैगी कांग और क्रिस एपेलहंस ने किया है और इसकी पटकथा कांग, एपेलहंस और हन्ना मैकमेचन और डान्या जिमेनेज ने लिखी है, जो कांग की कल्पना पर आधारित है। फिल्म में आर्डेन चो, आहन ह्योसेप, मेहोंग, जियंग यू, युनजिन किम, डैनियल डे किम, केन जियोंग और बायंगहुन ली की आवाजें हैं। यह के-पॉप गर्ल ग्रुप हंट्रिक्स का अनुसरण करता है, जो दानव शिकारी के रूप में दोहरी जिंदगी जीती है। के-पॉप डेमन हंटर्स की शुरुआत कंग की कोरियाई विरासत से प्रेरित एक कहानी बनाने की इच्छा से हुई, जिसमें पौराणिक कथाओं, दानव विज्ञान और के-पॉप के तत्वों को शामिल करके एक अलग और सांस्कृतिक रूप से निहित फिल्म तैयार की गई। बताया गया है कि मार्च 2021 तक यह फिल्म सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में पूरी क्रिएटिव टीम के साथ प्रोडक्शन में आ जाएगी। फिल्म को सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स द्वारा एनिमेटेड किया गया था और यह कॉन्सर्ट लाइटिंग, एडिटोरियल फोटोग्राफी और म्यूजिक वीडियो के साथ-साथ एनीमे और कोरियाई ड्रामा से प्रभावित थी। साउंड ट्रैक में कई प्रतिभाओं के मूल गाने और मार्सेलो ज़ारवोस द्वारा रचित स्कोर शामिल है। के-पॉप डेमन हंटर्स 20 जून 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आधार: यह फिल्म के-पॉप गर्ल ग्रुप हंट्रिक्स की 3 सदस्यों रूमी, मीरा और जोई पर आधारित है, जो अपने प्रशंसकों को अलौकिक शक्तियों से बचाने के लिए समर्पित गुप्त दानव शिकारी के रूप में दोहरी जिंदगी जीती है। हंट्रिक्स का सामना साजा बॉयज नामक एक प्रतिद्वंद्वी बॉय बैंड से होता है, जिसके सदस्य गुप्त रूप से राक्षस है। आवाज कास्ट: हंट्रिक्स के नेता रूमी के रूप में आर्डेन चो, आहन ह्योसियोप, जिनू, साजा बॉयज के नेता, मेहोंग मीरा के रूप में, जियंग यू जोई, युनजिन किम सेलीन के रूप में, जोएल किम बूस्टर, लिजा कोशी, डैनियल डे किम, केन जियोंग बॉबी, हंट्रिक्स के मैनेजर, बायंगहुन ली, ग्विमा। उत्पादन, विकास। मार्च 2021 में सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में के-पॉप डेमन हंटर्स नामक एक फिल्म के निर्माण की घोषणा की गई थी। मैगी कांग और क्रिस एपेलहंस निर्देशन करेंगे, लेखन जोड़ी हन्ना मैकमेचन और डान्या जिमेनेज पटकथा लिखेंगे और एरन वार्नर और मिशेल एलेम वोंग निर्माता के रूप में काम करेंगे। 3-4 मिंगजू हेलेन चेन और अमी थॉम्पसन को क्रमशः प्रोडक्शन डिजाइनर और कला निर्देशक के रूप में भी घोषित किया गया था। 3 इसकी परिकल्पना कांग ने की थी, जो कोरियाई संस्कृति पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहती थीं। उन्होंने मुख्यधारा की मीडिया की तुलना में कुछ ऐसा करने के लिए पौराणिक कथाओं और दानव विज्ञान में गहराई से जाना, जो दृष्टिगत रूप से अद्वितीय हो सकता है। 5 उन्होंने फिल्म को के-पॉप के लिए अपना प्रेम पत्र और अपनी कोरियाई जड़ें भी कहा। 3 चरित्र डिजाइन पर कांग ने मार्वल महिला सुपरहीरो जो सिर्फ सेक्सी और शांत और बदमाश थीं, से अलग होने की इच्छा पर प्रकाश डाला और इसके बजाय ऐसी लड़कियां जिनका पेट निकला हुआ था और डकारे लेती थीं और जो भद्दी और मूर्खतापूर्ण और मजेदार थीं, जिससे कुछ ऐसा निर्माण हुआ जिसमें उन सभी तत्वों को शामिल किया गया। 6 वह इस बात से भी प्रभावित थीं कि कैसे बोंग जून हो अपनी फिल्मों में इतने अलग-अलग स्वरों को जोड़ते हैं कि वे बहुत एनिमेटेड लगते हैं। 5 अप्रैल बाद में बोर्ड पर आए जब कांग ने उन्हें फिल्म के लिए अपने शुरुआती विचार बताए। 5 उन्होंने कहा कि वह हमेशा संगीत की शक्ति के बारे में एक फिल्म बनाना चाहते थे, एकजुट करना, खुशी लाना, समुदाय का निर्माण करना। 3 ढलाई: अप्रैल 2025 में जियंग यू को फिल्म में अभिनय करने के लिए घोषित किया गया था। 7 बाकी कलाकारों की घोषणा उस महीने के अंत में की गई थी। 1 एनिमेशन: फिल्म को सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स द्वारा एनिमेटेड किया गया था, जिसमें जोश बेवरिज चरित्र एनिमेशन के प्रमुख थे। 5 एपेलहंस ने बताया कि प्रेरणा संगीत वीडियो, संपादकीय फोटोग्राफी, के ड्रामा, कॉन्सर्ट लाइटिंग, एनीमे का एक स्पर्श से ली गई थी।
5 कांग ने बताया कि सोनी की स्पाइडरवर्स फिल्में देखने के बाद, जिसमें हाइब्रिड 2D 3D शैली शामिल है, उन्होंने हमारी फिल्म में हर 2D तत्व से दूर जाने का फैसला किया और इसके बजाय चेहरों और एनीमे के लुक और फील से बहुत प्रेरणा ली, जिसका उद्देश्य इसका एक सीजी संस्करण करना था। 5 बेवरिज ने इसी तरह 2D सौंदर्यशास्त्र लेकिन त्रिआयामी भाषा के साथ की प्रेरणा का उल्लेख किया और कहा कि वे चाहते थे कि फिल्म में बहुत बोल्ड ग्राफिक लुक हो। 5 बेवरिज ने फिल्म के लहजे को दर्शाने के लिए पात्रों के चेहरों को बदलने पर भी प्रकाश डाला, जैसे उच्च ग्लैमर क्षण जहां उन्हें एक एनिमेटेड दुनिया में पॉप सितारों की तरह महसूस करने की जरूरत है। एनिमेटेड एग्रो जिसमें बहुत अधिक रेखाओं वाले चेहरे, बहुत अधिक कोणीयता और अत्यधिक हास्यास्पद क्षण है, जिन्हें उन्होंने चिबी या डेमी चिबी के रूप में संदर्भित किया है, जो सुपर प्यारा और अतिरंजित विशेषताएं है। 5 संगीत। फिल्म के मूल गीत डैनी चुंग, आईडियो, विंस कुश, ईजेई, जेना एंड्रयूज, स्टीफन किर्क, लिंडग्रेन, मार्क सोनेम्ब्लिक और डैनियल रोजास द्वारा लिखे गए थे और टेडी पार्क, 24, आईडियो, डोमिनसुक, एंड्रयूज, किर्क, लिंडग्रेन और इयान ईसेनराथ द्वारा निर्मित किए गए थे। मार्सेलो ज़ारवोस ने स्कोर तैयार किया। साउंड ट्रैक में ऑड्रे नूना, री अमी, एंड्रयू चोई, केविन वू, सैमुअल ली, नेक्वाव और ली सालोंगा की आवाजें भी शामिल होंगी। साउंड ट्रैक का मुख्य एकल, टेक डाउन, जून 2025 में रिलीज किया जाएगा, जिसे ट्वाइस के जियोंगयोन, जिहियो और चायोंग द्वारा गाया जाएगा। 8 मुक्त करना। जब मार्च 2021 में पहली बार फिल्म की घोषणा की गई थी, तो रिलीज की समय सारिणी निर्धारित नहीं की गई थी। 3 बाद में उसी महीने में फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज प्रकार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। 4 अप्रैल 2022 में यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म के लिए एक फाइलिंग पंजीकृत की। 9-10 सोनी पिक्चर्स के सीईओ टॉम रोथमैन के साथ बिजनेस इनसाइडर इंटरव्यू में फिल्म के फरवरी 2023 में स्ट्रीमर पर आने की पुष्टि की गई। 11 जून 2024 में फिल्म को 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई। 12 अप्रैल 2025 में एक एनिमेटर द्वारा यह खुलासा किया गया कि फिल्म जून में रिलीज होगी, जबकि उस महीने के अंत में इसे 20 जून 2025 की रिलीज की तारीख के लिए घोषित किया गया था। 1 स्वागत। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ब्रैंडन यू ने कहा कि केपॉप डेमन हंटर्स एक मूल ब्रह्मांड है जो आकर्षक, मजेदार और कलात्मक रूप से प्रभावशाली है, टिप्पणी करते हुए कि यह सबसे मजेदार तब होता है जब यह केपॉप से लेकर के ड्रामा से लेकर बड़े पैमाने पर निर्मित गायन प्रतियोगिताओं तक अत्यधिक निर्मित पॉप संस्कृति पर प्रहार करता है। 13 यू ने उल्लेख किया कि यह सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की हालिया हिट स्पाइडरवर्स फ्रेंचाइजी के साथ एक तरह की वंशावली साझा करता है, और जबकि यह समान दृश्य शैली साझा करता है, जो फिल्म ज्यादातर सिनेमाई की एक अधिक समग्र और तकनीकी भावना उधार लेती है। एक्शन सीक्वेंस तरल और विसर्जित करने वाले हैं, कला अक्सर हड़ताली है और संगीत आकर्षक अगर फॉर्मूलाबद्ध ईयरवर्म। एक उचित रूप से संचालित और गतिशील कहानी कहने का उपकरण है। 13 आईओ 9 के यशायाह कोलबर्ट ने इसी तरह टिप्पणी की कि स्पाइडरवर्स के साथ अपनी सफलता के बाद सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की एनिमेशन टीम ने कमी नहीं की और शानदार और जीवंत एनिमेशन के साथ एक और दृश्य पेश किया। उन्होंने बोल्ड और एक्सप्रेसिव चरित्र डिजाइनों पर प्रकाश डाला जो हंट्रिक्स को आइडल नायक से ग्रेमलिन जैसी प्रवृत्ति वाली सुलभ लड़कियों में बदलने की अनुमति देता है। 14 आईजीएन के टूसेंट एगन ने कहा कि फिल्म गंभीर विषय वस्तु से निपटना जानती है, बिना खुद को बहुत गंभीरता से लिए, जो इसके शानदार उत्पादन मूल्य और रोमांचक एक्शन दृश्यों के साथ एक पूरी तरह से मनोरंजक अनुभव बनाता है। 15 कोलाइडर के जेफ इविंग ने कहा कि फिल्म एक खूबसूरत पागलपन भरी काल्पनिक कहानी पेश करती है और इसमें राक्षसों, संगीत और शिकारियों के इर्द-गिर्द दिलचस्प किस्से हैं, जो उपन्यास होने के साथ साथ समृद्ध भी लगते हैं। 16 वॉयस कास्ट पर
इविंग ने टिप्पणी की कि हंट्रिक्स के कलाकारों के पास स्पष्ट रूप से अलग-अलग व्यक्तित्व और एक मजबूत सामूहिक गतिशीलता है, यह देखते हुए कि मेहोंग और जियंग यू ने क्रमशः मीरा और जोई को उतारा और अर्डेनचो ने मुख्य रम के रूप में एक जटिल और भावनात्मक गायन प्रदर्शन दिया। इसके अतिरिक्त आहन ह्योसियोप चतुर, करिश्माई दानव, बॉय बैंड लीड जिनु के रूप में शानदार है। 16 कोलबर्ट ने फिल्म की प्रामाणिक संगीतमयता के साथ-साथ इसके मुख्य कलाकारों की अभूतपूर्व आवाज के काम की भी प्रशंसा की, जो यह सुनिश्चित करता है कि गाने इतने आकर्षक हैं कि सबसे अनिच्छुक के-पॉप आलोचक भी खुद को कोरस के साथ अपना सिर हिलाते और गुनगुनाते हुए पाएंगे। 14 उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि फिल्म संगीत को एक आश्रय और भावनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में खोजती है। 14 ईगन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लड़ाई के दृश्य, उनकी आकर्षक कोरियोग्राफी और एनीमे इन्फ्लेक्शन वाले जोश के साथ लोकप्रिय पश्चिमी कलाकारों और के-पॉप मेनस्टेज की सूची द्वारा लिखे गए मूल गीतों की विशेषता वाले संगीतमय नंबरों पर भारी पड़ते हैं, और यह दिल को छू लेने वाले सीने के बेल्ट के साथ एक शानदार दृश्यात्मक एक्शन फंतासी है जो एनिमेटेड संगीत के प्रशंसकों को उत्साही रूप से परिवर्तित करने के लिए निश्चित है। 15 कोलबर्ट की मुख्य आलोचना एक अत्यधिक सुविधाजनक समाधान थी, क्योंकि अंत इतने करीने से बंधा हुआ था कि यह उस गहराई को खो देता है जिसका इसके सेटअप ने वादा किया था। 14 इविंग को लगा कि फिल्म अन्य पात्रों के भावनात्मक जीवन के निर्माण में अधिक समय बिता सकती थी और इस बात पर प्रकाश डाला कि दर्शकों को रूमी की वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि पर थोड़ा कम आंका गया है। 16 सुनही सेओ, कोरियाई, 1999 या 2000 में जन्मी, जिन्हें पेशेवर रूप से जियंग यू, कोरियाई के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। वह पहली बार 2021 की नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म मोक्सी में दिखाई दी, जिसका श्रेय उनके जन्म के नाम को जाता है। उसी वर्ष उन्होंने कोरियाई शब्दांशों से युक्त स्टेज नाम जियंग यू अपनाया, जिसके बारे में उनका मानना था कि अंग्रेजी बोलने वालों के लिए उच्चारण करना आसान होगा। 2023 में यू ने ट्रिबेका फेस्टिवल में यूएस नैरेटिव फीचर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीता। उन्होंने 2024 के अमेज़न प्राइम वीडियो की मूल मिनी सीरीज एक्सपेट्स को फिल्माने के लिए दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अपने डिग्री प्रोग्राम को छोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने गोथम अवार्ड्स में सीमित श्रृंखला नामांकन में उत्कृष्ट प्रदर्शन अर्जित किया। 2025 में उन्होंने मेगन को चित्रित किया, जो कि अंटिल डॉन में मुख्य पात्रों में से एक है, एक डरावनी फिल्म है जो उसी ब्रह्मांड में होती है जहां इसी नाम का 2015 का वीडियो गेम होता है। फिल्म को आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन विभिन्न आलोचकों ने यू के चरित्र और प्रदर्शन की प्रशंसा की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनही सेओ 2 का जन्म कोलोराडो के डेनवर में कोरियाई प्रवासियों के घर हुआ था। उन्होंने कोलोराडो अकादमी 3 में भाग लिया और 2017 की पत्रिका में उन्हें सन्ही मॉर्गन सेओ के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 4 उन्होंने डेनवर सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स और पेरी मैन्सफील्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स स्कूल एंड कैंप में भी प्रशिक्षण लिया। 5 उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सिनेमा और मीडिया में डिग्री हासिल की, लेकिन 21 साल की उम्र में स्नातक होने से पहले ही उन्होंने फिल्म एक्सपेट्स में पढ़ाई छोड़ दी। 24 अप्रैल 2025 को प्रकाशित आईडी के डगलस ग्रीनवुड के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने भविष्य में अपनी डिग्री पूरी करने की इच्छा व्यक्त की, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा की उच्च लागत के कारण उनकी कोई ठोस योजना नहीं थी। 6 उन्होंने स्टेज नाम जियंग यू को आंशिक रूप से अपने निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन के बीच एक रेखा खींचने के लिए अपनाया, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि कई लोग लगातार उनके जन्म के नाम का गलत उच्चारण करते थे। यू के अनुसार दूसरों ने उनसे कहा कि उनका नाम उच्चारण करने में कठिन है और उन्होंने सुझाव दिया कि वे इसे बदल दें। उन्होंने अपने स्टेज नाम के लिए विशेष रूप से ऐसे शब्दांश चुने जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए उच्चारण करने में आसान थे लेकिन फिर भी कोरियाई थे।
हॉलीवुड रिपोर्टर की रेबेका सन के साथ एक साक्षात्कार में यू ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम उस दौर से आगे निकल गए हैं जब एशियाई अमेरिकियों को पश्चिमी स्वाद निर्माताओं के साथ घुलने मिलने या खुद को अधिक स्वादिष्ट बनाने की आवश्यकता महसूस हुई थी। मुझे उम्मीद है कि मेरी पहचान के प्रति मेरी प्रामाणिकता मेरे लिए बंद होने के बजाय अधिक दरवाजे खोलेगी। 2. आजीविका। यू ने अपने करियर की शुरुआत सुन्ही सेओ के रूप में की और 2021 में मोक्सी में दिखाई दी। 3. उन्होंने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लिए एडीआर का प्रदर्शन भी किया, जिसमें अन्य आवाज अभिनेताओं के साथ साथ फिल्म के अधिकांश दृश्यों के लिए शहरवासियों की चीखें और बकबक की गई। 7. 2021 तक अपने मंच का नाम अपनाते हुए उन्हें ये 24 बटा एप्पल टीवी प्लस ड्रामा फिल्म द स्काई इज एवरीवेयर में कास्ट किया गया। 8. और अमेजन प्राइम सीरीज एक्सपेट्स में निकोल किडमैन के साथ। 9. 2022 में उन्हें फ्रीकी टेल्स में कास्ट किया गया। 10. यू ने स्मोकिंग टाइगर्स में अपने प्रदर्शन के लिए 2023 ट्रिबेका फेस्टिवल में यूएस नैरेटिव फीचर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीता। 11. 2024 में उन्हें एक्सपेट्स के लिए गोथम अवार्ड्स में सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था, जिसका प्रीमियर जनवरी में हुआ था। 12. जून में उन्हें अंटिल डॉन में एक कलाकार के रूप में घोषित किया गया था, जो एक डरावनी फिल्म है जो प्लेस्टेशन स्टूडियो द्वारा प्रकाशित 2015 के वीडियो गेम के समान ब्रह्मांड में होती है। 13. फिल्म का प्रीमियर अप्रैल 2025 में हुआ, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। इसने द गार्जियन के बेंजामिन ली से 5 में से 3 स्टार अर्जित किए, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन और फिल्म की तकनीकी ताकत की प्रशंसा की, जबकि इसकी महत्वाकांक्षा और मौलिकता की कमी की आलोचना की। 14. साथ ही इंडीवायर की एलिसन फोरमैन से बी ग्रेड, जिन्होंने फिल्म को अपने स्रोत सामग्री के साथ विश्वासघात माना, फिर भी यह अपने आप में मनोरंजक और आविष्कारशील है। 15. विभिन्न आलोचकों ने यू के चरित्र मेगन की प्रशंसा की, जैसे कि याहू न्यूज की एलिस्पेटा बियांचिनी, ब्लडी डिस्गस्टिंग की मेगन नवारो और एम्पायर के हैरी स्टेनर। फिल्म को नकारात्मक या मिश्रित समीक्षा देने के बावजूद, बियांचिनी ने मेगन को मुख्य कलाकारों में सबसे दिलचस्प किरदार बताया और कहा कि आप उसकी भावनात्मक यात्रा को मुख्य किरदार क्लोवर से भी ज्यादा महसूस करते हैं। 16. नवारो ने लिखा कि मुख्य कलाकारों में एकमात्र व्यक्ति जो अलग व्यक्तित्व के करीब आता है वह है जियंग यू की मेगन। 17. इसी तरह स्टेनर ने फिल्म की अपनी समीक्षा में यू की सराहना करते हुए लिखा, जियंग यू मेगन के रूप में उभर कर सामने आती है, जो समूह की मानसिक शक्ति है और स्क्रीन पर किसी और की तुलना में अधिक मजेदार लगती है। 18. आहन ह्योसिओप, कोरियाई, जन्म 17 अप्रैल 1995, दक्षिण कोरिया में स्थित एक कनाडाई अभिनेता और गायक है। 3. उन्होंने स्टिल 17, 2018, डॉ. रोमांटिक 2, 2020, लवर्स ऑफ द रेड स्काई, 2021, बिजनेस प्रपोजल, 2022 और डॉ. रोमांटिक 3, 2023 जैसे टेलीविजन ड्रामा में अपने प्रदर्शन के लिए पहचान हासिल की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आहन का जन्म 17 अप्रैल 1995 को सियोल, दक्षिण कोरिया में 3 भाई बहनों में सबसे छोटे के रूप में हुआ था। 4. जब वह 6 साल का था तो उसका परिवार टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में आ गया, जहां वह बड़ा हुआ। 5. बाद में जब वह 17 साल के थे तब आहन दक्षिण कोरिया वापस चले गए, जबकि उनका परिवार कनाडा में रहा। 6. बाद में उन्होंने कुकमिन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में भाग लिया और स्नातक किया। 7. आजीविका, पदार्पण पूर्व गतिविधियां। दक्षिण कोरिया वापस जाने के बाद आहन को JYP एंटरटेनमेंट द्वारा स्काउट किया गया और 3 साल के लिए प्रशिक्षु बनाया गया और K-पॉप बॉय बैंड गॉट 7 के सदस्यों के साथ एक छात्रावास में रहा। 8. हालांकि उन्हें गायन और नृत्य पसंद था, लेकिन एक बार जब यह एक नौकरी बन गई तो तनाव बढ़ गया। आखिरकार
उन्हें लगा कि संगीत को शौक के रूप में रखना बेहतर हो सकता है, इसलिए उन्होंने कंपनी छोड़ दी। 9 2015 से 2016 101 से डेब्यू, अभिनय की शुरुआत और करियर की शुरुआत। 1 अक्टूबर 2015 को स्टारहॉर्स एंटरटेनमेंट ने अपना पहला सिंगल लव यू रिलीज करते हुए प्रोजेक्ट ग्रुप 101 लॉन्च किया। इस समूह में आहन के साथ साथ स्टारहॉर्स के साथी कलाकार क्वाक सियांग, सोंग वोनसोक और क्वोन डुक्यून शामिल थे। 10 हालांकि जनवरी 2019 से निष्क्रियता के कारण समूह संभवतः भंग हो गया। आहन ने एमबीसी नाटक स्प्लैश स्प्लैश लव में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद वे म्यूजिक वैरायटी शो ऑलवेज कैंटारे के कास्ट मेंबर बन गए। उन्होंने 2016 में वन मोर हैप्पी एंडिंग, हैप्पी होम और एंटरटेनर में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 11-2017 वर्तमान प्रमुख भूमिकाओं में परिवर्तन। 2021 में व्यू के लिए एक साक्षात्कार के दौरान लवर्स ऑफ द रेड स्काई में हा राम के रूप में आहन। 2017 में क्वीन ऑफ द रिंग में उनकी पहली मुख्य भूमिका के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने मुख्य भूमिकाओं की ओर रुख किया। 2018 में आहन ने स्टिल 17 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने जोशीले हाई स्कूल के छात्र यू चान की भूमिका निभाई, जो हाई स्कूल रोइंग क्लब का कप्तान था। 13 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता और उन्हें जो ह्यून सिक और ली डोह्यून के साथ 2018 एसबीएस ड्रामा अवार्ड्स में कैरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 14 और बाद में उसी वर्ष आहन ने ड्रामा टॉप मैनेजमेंट में अभिनय किया, जो यूट्यूब रेड पर प्रसारित हुआ। 15 2019 में आहन ने रोमांटिक कॉमेडी फंतासी क्राइम ड्रामा एबिस में पार्क बोएंग के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सौंदर्य प्रसाधन साम्राज्य के अमीर लेकिन बदसूरत उत्तराधिकारी की भूमिका निभाई, जो एक सुंदर युवक में बदल जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसे एक रहस्यमयी ओर्ब द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। 16 2019 के अंत में आहन लीटुक, लिम जियोन और नैन्सी के साथ 4वें एशिया कलाकार पुरस्कारों में एमसी बन गए। 17 2020 में आहन ने हिट मेडिकल ड्रामा डॉ रोमांटिक के दूसरे सीजन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने जनरल सर्जन सेओ वूजिन की भूमिका निभाई और ली सुंगक्यूंग उनकी प्रमुख महिला थीं। 18 शो सफल रहा। आहन और ली दोनों ने प्रशंसकों के लिए गाने का अपना वादा निभाया क्योंकि इसने रेटिंग के लिए दोहरे अंकों का आंकड़ा पार कर लिया। 19 नाटक में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 56वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 20 उन्हें 2020 एसबीएस ड्रामा अवार्ड्स में मिनिसीरीज एक्शन शैली ड्रामा में उत्कृष्टता पुरस्कार अभिनेता भी मिला। 21 2021 में आहन ने जंग यूनगवोल द्वारा लिखे गए उपन्यास से रूपांतरित ऐतिहासिक काल्पनिक नाटक लवर्स ऑफ द रेड स्काई में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने हा राम की भूमिका निभाई, जो एक अंधा ज्योतिषी है जो सितारों को पढ़ता है, जबकि वह इल्वोल्सेओंग के रूप में एक प्रच्छन्न जीवन जी रहा है, एक सूचना संगठन का प्रमुख और जिसका शरीर बचपन से ही मावांग दानव राजा के कब्जे में है। किम यूजंग के साथ एक महिला चित्रकार हांग चेओंगी के रूप में। 22, 23, 24 हाराम, इल्वोल्सेओंग और मा वांग के रूप में कई भूमिकाओं के उनके चित्रण के लिए उन्हें उत्कृष्टता पुरस्कार, लघु श्रृंखला शैली काल्पनिक नाटक में अभिनेता मिला और 2021 एसबीएस ड्रामा अवार्ड्स में किम यूजंग के साथ सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार जीता। 25, 26 2022 में आहन ने एसबीएस प्रसारण और नेटफ्लिक्स वितरित रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बिजनेस प्रपोजल में किम सेजियोंग के साथ उसी शीर्षक वाले वेबटून से रूपांतरित किया। 27, 28 उन्होंने तीसरी पीढ़ी के चैबोल और सीईओ कांग ताइमू की भूमिका निभाई। 29 मार्च 2022 में उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज ए टाइम कॉल्ड यू ताइवानी ड्रामा समडे और वन डे के दक्षिण कोरियाई रूपांतरण में कास्ट किया गया। 30 मई 2022 में आहन ने द प्रेजेंट कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए,
जिस एजेंसी की उन्होंने एक प्रबंधक के साथ सहस्थापना की थी, जो उनके डेब्यू से पहले उनके साथ काम करता था। 31 अन्य गतिविधियों। परोपकार। सितंबर 2020 में, उन्होंने कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी को 1,60,000 फेस मास्क, लगभग 100 मिलियन वॉन मूल्य के दान किए। 32 अगस्त 2022 में, उन्होंने भारी बारिश से हुए नुकसान से उबरने में मदद के लिए होप ब्रिज कोरिया डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 50 मिलियन वॉन का दान दिया। 33 अक्टूबर 2023 में, उन्होंने सियोल आर्ट्स सेंटर और सियोल फाउंडेशन फॉर आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा आयोजित विकलांग कलाकारों के लिए विशेष कला प्रदर्शनी योर वर्ल्ड दैट आई लिव इन में एक ऑडियो गाइड के लिए अपनी आवाज दी। 34 मई 2024 में, बाल दिवस के उपलक्ष्य में, उन्होंने दुनिया भर के बच्चों का समर्थन करने के लिए यूनिसेफ की कोरियाई समिति को 50 मिलियन वॉन दान किए। 35 बाद में वहली जंग, पार्क वाई, शिम यूरेम, चा जुनहवान और चा ह्यूनसुंग के साथ प्रतिभादाता के रूप में यूनिसेफ टीम अभियान में शामिल हो गए। 36 राजदूत। मार्च 2024 में, आन ह्योसेप को आधिकारिक तौर पर लैकोस्टे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया था, जो फ्रांसीसी प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड है जो अपने प्रतिष्ठित मगरमच्छ लोगो और स्पोर्टी ठाट फैशन के लिए जाना जाता है। 37 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2025 के पॉप डेमन हंटर्स जिनु आवाज 38 सर्वज्ञ पाठक पैगंबर किम डोकचा 39 टेलीविजन श्रृंखला। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2015 छप छप प्यार पार्क येओन बटाचे एजिक 40 2016 एक और सुखद अंत आहन जंगवू 41 खुशहाल घर चोई चुलसू 42 मनोरंजन जीनू 43 2017 तीन रंग फंतासी रिंग की रानी पार्क सेगुन एकांकी नाटक 44 मेरे पिता अजीब है पार्क चेओलसू 45 2018 फिर भी 17 यू चान 46 2019 रसातल चामिन 47 2020 से 2023 डॉ रोमांटिक सेओ वूजिन आर्डेन लिमचो 1 जन्म 16 अगस्त 1985 एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका और मॉडल है, जिन्हें 2011 एमटीवी टेलीविजन श्रृंखला टीन वुल्फ 3-4 में किरा युकीमुरा और 2022 नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला पार्टनर ट्रैक में इंग्रिड यू की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चो का जन्म टेक्सास के अमरिलो में कोरियाई अमेरिकी माता-पिता के घर हुआ था और उनका लालन पालन सैन एंटोनियो और प्लानो, टेक्सास में हुआ था। 5, 6, 7 कुछ जातीय अल्पसंख्यकों वाले क्षेत्रों में पलीबरी, वह अक्सर एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती थी। एक बच्चे के रूप में उसे धमकाया गया था और शारीरिक रूप से हमला किए जाने के बाद चोटों के लिए 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 बाद में उन्होंने मिनेसोटा के एप्पल वैली में हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 चो ने वकील बनने के इरादे से इलिनोइस विश्वविद्यालय अर्बाना-शैम्पेन में प्रवेश लिया। 8 यहीं पर उन्होंने अपनी पहली नाटक कक्षाएं लीं और पेशे में रुचि विकसित की। 9 वह बड़े पैमाने पर एशियाई अमेरिकी संस्कृति के संपर्क में आईं। 9 उन्होंने एशियाई अमेरिकी एसोसिएशन के फैशन शो में भी भाग लिया। उद्धरण वांछित, उन्होंने 2007 में मनोविज्ञान में कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद अगली गर्मियों में केन्या में एक चिकित्सा मिशनरी यात्रा पर बिताया। 7-10 आजीविका। अभिनय। केन्या से लौटने के बाद वह लॉस एंजिल्स चली गईं, जहां उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने की कोशिश करते हुए अजीबोगरीब काम किए। हालांकि उस समय उनके पास कोई स्क्रीन क्रेडिट नहीं था, लेकिन उनके पहले एजेंट ने उन्हें संगीत और शारीरिक प्रतिभाव के कारण काम पर रखा, जिसमें बैले, सेलो और पियानो शामिल थे। 8 जो संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया में फिल्मों, टेलीविजन श्रृंखला
और विज्ञापनों में दिखाई दी है। 11 2008 में चो ने रॉकी जो द्वारा निर्देशित लघु फिल्म माई फर्स्ट क्रश में ह्योरी, युवा संस्करण मेगन ली द्वारा निभाया गया, की वयस्क मुख्य भूमिका निभाई। 12 2011 में वह एबीसी फैमिली शो प्रिटी लिटिल लार्स के सीजन 1, एपिसोड 20, समवन टू वॉच ओवर मी में पैगी मैकुलर, लिंडसे शॉ की दोस्त प्रू की भूमिका में दिखाई दीं। 13-14 वह मैरी लैम्बर्ट द्वारा निर्देशित राक्षस फिल्म मेगा पाइथन बनाम गेटोरॉयड में जिया की भूमिका में भी दिखाई दीं। 2014 में चो टीवी सीरीज टीन वुल्फ में किरा के रूप में शामिल हुई, सीजन 3 में एक आवर्ती चरित्र के रूप में शुरुआत की, लेकिन सीजन 4 में उन्हें मुख्य कलाकार की भूमिका में पदोन्नत किया गया। अप्रैल 2016 में एशियाई अमेरिकी जागरूकता माह के लिए शिकागो में इलिनोइस विश्वविद्यालय में अपनी बातचीत से पहले चो ने अपने व्यक्तिगत चैनल पर एक यूट्यूब वीडियो पोस्ट किया जिसमें खुलासा किया गया कि वह टीन वुल्फ के सीजन 6 के लिए वापस नहीं आएंगी। 15-16 2017 में चो को शिकागो मेड के सीजन 3 में डॉ. एथन चोई की बहन के रूप में एक आवर्ती चरित्र के रूप में लिया गया था। 2022 में चो ने नेटफ्लिक्स सीरीज पार्टनर ट्रैक में मुख्य किरदार इंग्रिड यू के रूप में अभिनय किया। इसके अतिरिक्त उन्हें अवतार द लास्ट एयरबेंडर के 2024 नेटफ्लिक्स रूपांतरण में जून के रूप में लिया गया। यूट्यूब चो पहले ग्रेसु के साथ आर्टिचोक एंड पीचेस संयुक्त यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल का हिस्सा थीं। तब से यह खाता बंद कर दिया गया है। 18 वह वेब सीरीज के टाउन काउबॉयज में भी नजर आ चुकी है। 19 उसका अपना यूट्यूब चैनल आर्डेंट चो है, जिसमें 300 से ज्यादा वीडियो है, जिनमें मुख्य रूप से व्लॉगिंग, गाने के कवर और मूल संगीत वीडियो शामिल है। मई 2025 तक उसके 5,31,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। 20 मॉडलिंग चो ने 2004 की मिस कोरिया शिकागो प्रतियोगिता जीती, जिससे उन्हें सियोल में मिस कोरिया पेजेंट में भाग लेने का अवसर मिला। 9 एक समय पर वह कोरिया में एक टेलीविजन शो के लिए बातचीत कर रही थीं, लेकिन वजन घटाने और प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकताओं के कारण वह इस अवसर से दूर हो गईं। 8 2010 में कॉस्मेटिक ब्रांड क्लिनिक ने एशिया में अपने नवीनतम विज्ञापन अभियान के लिए चो को मॉडल के रूप में घोषित किया। अभियान नवंबर 2010 के मध्य में शुरू किया गया था। 21 चो ने 2010 में रीबॉक कोरिया और 2008 में नाइकी जापान के लिए मॉडलिंग की। उन्होंने एप्पल और अलेक्जेंडर मैकक्वीन के लिए भी मॉडलिंग की है और वोग, पर्पल फैशन और नायलॉन मैगजीन में दिखाई दी है। 22 संगीत 2010 में चो और केटाउन काउबॉय अभिनेता शेन यून कोरियाई संगीत समूह जेवाईजे के संयुक्त राज्य अमेरिका दौरे के लिए एमसी थे। 23 2011 में चो ने अपना पहला सिंगल आई एम जस्ट ए गर्ल रिलीज किया। 9 चो सहलेखक, संगीतकार और गायक थे। एड हुआंग सहलेखक और संगीत निर्माता थे। 25 फरवरी 2011 को चो ने टिम लेकेटेना की विशेषता वाले एकल के लिए यूट्यूब पर एक स्वनिर्मित संगीत वीडियो जारी किया। 24 चो ने टीन वुल्फ पर एक आवर्ती भूमिका निभाने से पहले 2013 में अपने डेब्यू ईपी माई ट्रू हैप्पी के दौरे की योजना बनाई थी। 3-4 चो ने सितंबर 2019 में अपने एकल सिंपली का प्रीमियर किया। 4 अन्य उद्यम चो एक शौकीन पोकर खिलाड़ी है और 2002 से खेल रही है। उन्होंने 2018 वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर मेन इवेंट में भाग लिया, $21,750 के साथ 662वें स्थान पर रहीं। 25 उनका सबसे बड़ा लाइव कैश जनवरी 2024 में पीजीटी चैंपियनशिप 1,000,000 फ्री रोल में था। वह $2 लाख जीतकर दूसरे स्थान पर आई। 26 6 फरवरी 2019 को यह घोषणा की गई कि चो न्यूयॉर्क शहर स्थित घड़ी कंपनी लियोनार्ड एंड चर्च के सीईओ बन गए हैं। 27 व्यक्तिगत जीवन
चो एक ईसाई है। 6 चो के पास ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है और वह अपने पिता के साथ प्रशिक्षण लेते हुए बड़ी हुई है, जो एक ग्रैंडमास्टर है। 5 अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के संबंध में एशियाई विरोधी नस्लवाद में वृद्धि के बीच चो ने कहा कि वह अपने कुत्ते को टहला रही थी जब एक व्यक्ति ने उसे अपशब्द कहे और उसकी जान को खतरा बताया। जब वह उसके पास आया तो उसने अपना कुत्ता उठाया और भाग गई। उसने कहा कि घृणा अपराधों में वृद्धि ने इन बचपन की बहुत सारी यादें जगा दी है। 28 मेहोंग एक अमेरिकी मॉडल, अभिनेत्री और कलाकार है। उन्होंने सबसे ज्यादा एखॉसलेटा, मार्क जैकब्स और गुच्ची जैसे डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग की है। एक अभिनेत्री के तौर पर होंग हाई मेंटेनेंस, हैक्स और टेल्स ऑफ द सिटी में नजर आ चुकी है। जीवन और कैरियर। हांग का जन्म दक्षिण कोरिया में हुआ था और 6 साल की उम्र में वे संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गईं। 2 उनका पालन पोषण फ्लशिंग, क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ। 3 हांग ने फियोरेलो लागार्डिया हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने कला का अध्ययन किया और प्रिंट मेकिंग में रुचि पैदा की। 2 उन्होंने RISD से प्रिंट मेकिंग में ललित कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 4 स्नातक होने के बाद हांग ब्रुकलिन चली गई और एक फोटोग्राफी स्टूडियो का प्रबंधन किया। 2 उनका मॉडलिंग करियर तब शुरू हुआ जब उनके दोस्तों माइक एकहॉस और जो लता ने उन्हें 2011 में अपने नवोदित ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने के लिए कहा। 2 उन्होंने मॉडलिंग जारी रखी और अंततः विज्ञापन करना शुरू कर दिया। 2 उन्होंने एडिडास, मार्नी, गुच्ची, टेल्फर और मार्क जैकब्स सहित डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग की है। 5, 6, 7, 3 वह न्यूयॉर्क फैशन वीक में भी चल चुकी है। 8 हांग ने हर एखॉसलता रनवे शो में वॉक किया है। 9 उन्होंने टेलीविजन शो ब्रॉड सिटी, हाई मेंटेनेंस, न्यू एम्स्टर्डम और एक्स और फिल्म एडम में अभिनय किया है। 10 उनकी पहली मुख्य अभिनय भूमिका नेटफ्लिक्स रिवाइवल सीरीज टेल्स ऑफ द सिटी 2019 में मार्गोट पार्क के रूप में थी। 10 हांग ब्रुकलिन में रहते हैं। 9 डैनियल डे किम, एक जन्म 4 अगस्त 1968, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें नेटवर्क टेलीविजन और थिएटर में उनकी कई भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2025 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। 2 टेलीविजन पर उन्होंने ABC साइंस फिक्शन एक्शन सीरीज लॉस्ट 2004 से 2010 में जिनसू क्वोन और CBS पुलिस प्रक्रियात्मक हवाई 5 शू ने 2010 से 2017 में चिन्हो केली की भूमिका निभाई। उन्होंने एंजेल, स्टार ट्रेक, एंटरप्राइज, ER और 24 में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। फिल्मों में उन्होंने हेलबॉय 2019, ऑलवेज बी माई मेबी 2019, राया एंड द लास्ट ड्रैगन 2021 और जॉय राइड 2023 में भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने डाइवर्जेंट की 2 फिल्मों में जैक कांग की भूमिका भी निभाई, इंसर्जेंट 2015 और एलिगेंट 2016। वह प्रोडक्शन कंपनी 3 AD चलाते हैं, जिसने टेलीविजन सीरीज द गुड डॉक्टर का निर्माण किया। मंच पर उन्होंने डेविड हेनरी ह्वांग के नाटक येलो फेस 2024 के पुनरुद्धार में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2009 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में और फिर 2016 में लिंकन सेंटर में द किंग एंड आई के पुनरुद्धार में द किंग का किरदार भी निभाया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किम का जन्म 4 अगस्त 1968 को बुसान, दक्षिण कोरिया में मां जंग किम और पिता डूताए किम के घर हुआ था। 3 जब वह 1 वर्ष का था, तब वह अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया और न्यूयॉर्क शहर और ईस्टर्न और बेथलेहम, पेंसिल्वेनिया में बड़ा हुआ। 4 उन्होंने पूर्वी पेंसिल्वेनिया के लेह घाटी क्षेत्र में बेथलेहम में
फ्रीडम हाई स्कूल से स्नातक किया। 1990 में किम ने पेंसिल्वेनिया के हैवरफोर्ड में हैवरफोर्ड कॉलेज से थिएटर और राजनीति विज्ञान में डबल बैचलर डिग्री के साथ स्नातक किया। हैवरफोर्ड में अध्ययन करते समय उन्होंने 1989 के वसंत सेमेस्टर को यूजीन ओनील थिएटर सेंटर में नेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट में अध्ययन करते हुए बिताया। 5 बाद में उन्होंने 1996 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट एक्टिंग प्रोग्राम से एमएफए अर्जित किया। एक आजीविका। स्नातक होने के बाद किम ने कई तरह के टेलीविजन कार्यक्रमों में कई भूमिकाएं निभाकर अपना नाम बनाया। वह सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में ट्रेजरी एजेंट के रूप में और साथ ही स्टार ट्रेक, वोएजर, स्टार ट्रेक, एंटरप्राइज, चार्मड, द शील्ड, सीनफील्ड, एनवाईपीडी ब्लू और ईआर के एपिसोड में दिखाई दिए। वह अल्पकालिक बेबीलोन 5 स्पिन-ऑफ क्रूसेड में नियमित थे और एंजेल और 24 में उनकी आवर्ती भूमिकाएं थीं। उन्होंने प्रशंसित माइकल क्रिचटन के उपन्यास द एंड्रोमेडा स्ट्रेन पर आधारित 2008 की एक लघु श्रृंखला में डॉ. सी चौ का भी किरदार निभाया। 6. किम की फिल्म क्रेडिट में अमेरिकन शाओलिन 1992 में एक शाओलिन भिक्षु की भूमिका शामिल है, जिसने उन्हें ताइक्वांडो में अपने कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया। फिर स्पाइडरमैन 2, 2004 में डॉक्टर ऑक्टेवियस की प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक के रूप में एक छोटी सी भूमिका और ड्रामा क्रैश 2004 में काम किया। उन्होंने द जैकल 1997, फॉर लव ऑफ द गेम 1999, हल्क 2003 और द केव 2005 जैसी फिल्मों में भी छोटी भूमिकाएं निभाई। 7. 2004 से 2010 खोई हुई और मुख्यधारा में प्रमुखता। जुलाई 2006 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में किम। 2004 से 2010 तक किम ने एबीसी सीरीज लॉस्ट में एक नियमित कलाकार के रूप में काम किया, जिसमें उन्होंने जिनसू क्वोन की भूमिका निभाई, जो एक कोरियाई मछुआरे से हिटमैन बने, जो अपनी पत्नी सनहवा क्वोन, युनजिन किम, के साथ एक रहस्यमय द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चूंकि भूमिका के लिए उन्हें विशेष रूप से कोरियाई में बात करने की आवश्यकता थी, उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी भाषा सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे उन्होंने हाई स्कूल के बाद से किसी भी बड़ी आवृत्ति के साथ नहीं बोला था। 8. वह 2010 की श्रृंखला के समापन तक चरित्र को निभाते रहे। शो के पूरे दौर में उन्हें और साथी कलाकारों को कई पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए 2006 का स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी शामिल है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से एजेडेन एशियाई उत्कृष्टता पुरस्कार, एक बहुसांस्कृतिक प्रिज्म पुरस्कार और कोरियाई अमेरिकी गठबंधन से एक मोहरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी एक अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए गए। 9. किम को 2005 में पीपल मैगजीन के सेक्सिएस्ट मेन अलाइव में से एक नामित किया गया था। 10. किम ने सेंसरो वीडियो गेम सीरीज के लिए जॉनी गैट के चरित्र की आवाज प्रदान की, जो 2006 में शुरू हुई। 11. 12. उसी वर्ष किम ने जस्टिस लीग अनलिमिटेड के अंतिम 2 एपिसोड में मेट्रोन के लिए आवाज प्रदान की। 13. किम ने 12 से 28 जून 2009 तक इंग्लैंड के लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में रॉजर्स और हैमरस्टीन की द किंग एंड आई में सियाम के राजा की भूमिका निभाई। 14. जनवरी 2016 में यह घोषणा की गई थी कि किम 3 मई से 26 जून 2016 तक न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर थिएटर में रॉजर्स और हैमरस्टीन की द किंग एंड आई में किंग ऑफ सियाम के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू करेंगे। 15. 2010 से 2017 हवाई 5 शो ने। अधिक जानकारी हवाई 5 शो ने 2010 टीवी श्रृंखला। अप्रैल 2010 कोरियम के कवर पर किम। फरवरी 2010 में लॉस्ट के समापन के तुरंत बाद यह घोषणा की गई कि किम सीबीएस रीबूट हवाई 5 शून्य में चिन्हो केली के रूप में शामिल होंगे। यह भूमिका मूल रूप से अभिनेता काम फोंग द्वारा प्रसिद्ध की गई थी। 16. वह शो में आधिकारिक रूप से कास्ट होने वाले पहले अभिनेता थे। 16.
उस सीरीज का प्रीमियर 20 सितंबर 2010 को मजबूत रेटिंग और ठोस आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ हुआ। 17 उन्होंने 2014 में हवाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक वक्ता के रूप में कार्य किया। 18 किम ने हवाई 5 सीजन 5 के एपिसोड कुकावाले से निर्देशन की शुरुआत की। उन्होंने सीबीएस के साथ वेतन विवाद के कारण 8वें सीजन से पहले जून 2017 के अंत में ग्रेस पार्क, महिला प्रधान के साथ शो छोड़ दिया। वे सहकलाकार एलेक्स ओलॉग्लिन और स्कॉट केन के साथ वेतन समानता की मांग कर रहे थे, लेकिन सीबीएस इसके लिए सहमत नहीं था। 19 रीबूट शुरू होने के बाद यह पहली बार था कि शो में मुख्य कलाकारों में कोई एशियाई अभिनेता नहीं था। किम ने 2014 की डाइवर्जेंट की अगली कड़ी, द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट में सहअभिनय किया। 20 जिसमें उन्होंने कैंडोर गुट के नेता जैक कांग की भूमिका निभाई। 21 अगस्त 2018 में फॉक्स ने दक्षिण कोरियाई श्रृंखला किंग ऑफ मास्क सिंगर पर आधारित अपनी आगामी संगीत प्रतियोगिता श्रृंखला द मास्क सिंगर में जियोंग को एक सेलिब्रिटी पैनलिस्ट के रूप में कास्ट किया। 24 इसके अतिरिक्त जियोंग शो के ब्रिटिश रूपांतरण की पहली श्रृंखला में एक पैनलिस्ट के रूप में दिखाई दिए। जनवरी 2019 में जियोंग ने किंग ऑफ मास्क सिंगर में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने गोल्डन पिग के रूप में रेडियोहेड द्वारा क्रीप का प्रदर्शन किया। 25 जियोंग का पहला कॉमेडी स्पेशल यू कंप्लीट मी हो 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 26 मिर्गी फाउंडेशन ने प्रदर्शन में एक मजाक के बारे में एक बयान जारी किया, जिसमें गलत तरीके से संदर्भित जब्ती प्राथमिक चिकित्सा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। 27 जियोंग को ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी एशियाई प्रशांत अमेरिकी थिएटर कंपनी द्वारा विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 28-29 अपने शिल्प के माध्यम से एशियाई प्रशांत अमेरिकी एपीए समुदाय की दृश्यता बढ़ाने में मदद करने के लिए। 30 फरवरी 2020 में फॉक्स ने जियोंग को अपने आगामी संगीत गेम शो आई कैन सी योर वॉयस के होस्ट और सहकार्यकारी निर्माता के रूप में नामित किया, जो दक्षिण कोरियाई प्रारूप पर आधारित है। 31 मार्च 2020 में जियोंग ने साथी कम्युनिटी अभिनेता जोएल मैकहेल के साथ एक पॉडकास्ट शुरू किया, द डार्केस्ट टाइमलाइन विद केन जियोंग एंड जोएल मैकहेल, जो कि कोविड-19 महामारी द्वारा लाए गए सामाजिक अलगाव की प्रतिक्रिया के रूप में था। 32 वे फॉक्स के नए साल की पूर्व संध्या विशेष न्यू ईयर ईव टोस्ट एंड रोस्ट 2021 के नए होस्ट बन गए। 33 कोविड-19 महामारी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण दूसरे संस्करण को रद्द कर दिया गया था। 34 उन्होंने स्कूबीडू एनिमेटेड फिल्म स्कूब में डायनोमट को भी आवाज दी। जुलाई 2021 में जियोंग क्राइम सीन किचन में अतिथि न्यायाधीश के रूप में जोएल मैकहेल के साथ दिखाई दिए। 35 इसके अलावा 2021 में जियोंग ने नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड फिल्म माई लिटिल पोनी ए न्यू जेनरेशन में स्प्राउट क्लोवरलीफ की आवाज दी। 36 अप्रैल 2022 में रूडी गिuliani को शो में नवीनतम गायक के रूप में प्रकट किए जाने के बाद जियोंग ने द मास्क्ड सिंगर शो छोड़ दिया। शो छोड़ने से पहले जियोंग को मैं समाप्त हो गया कहते हुए देखा गया था। 37 अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई कि जियोंग डेबमार मर्करी द्वारा विकसित एक सिंडिकेटेड टॉक शो की मेजबानी करेंगे। 38 जियोंग और जिम बिडरमैन शो के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे और इसे मूल रूप से 2024 में प्रीमियर के लिए सेट किया गया था। 39 उन्हें उसी वर्ष हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार दिया गया था। उद्धरण आवश्यक अप्रैल 2025 में यह पुष्टि की गई कि जियोंग एक फॉक्स कॉमेडी प्रोजेक्ट में अभिनय करेंगे। 40 व्यक्तिगत जीवन जियोंग की पत्नी ट्रान हो वियतनामी अमेरिकी और एक पारिवारिक चिकित्सक है। 41 42 43 उनकी जुड़वां बेटियां है, जन्म 2007। 41 जियोंग और उनका परिवार कैलाबास, कैलिफोर्निया में रहता है।
44 जियोंग लॉस एंजल्स डोजर्स का आजीवन प्रशंसक है और वह नियमित रूप से डोजर स्टेडियम में एक प्रशंसक और उनके इन-पार्क होस्ट क्रू के मानद सदस्य के रूप में दिखाई देता है। 45 वह ड्यूक बास्केटबॉल और फुटबॉल का भी बहुत बड़ा प्रशंसक है। जियोंग और उनके करीबी दोस्त और कम्युनिटी के सहकलाकार जोएल मैखेल 46 ने एक साथ द डार्केस्ट टाइमलाइन नामक पॉडकास्ट की मेजबानी की है। 47 युनजिन किम, कोरियाई, जन्म 7 नवंबर 1973, एक दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी अभिनेत्री है। 3 अविश्वसनीय स्रोत। 4-5 उन्हें दक्षिण कोरियाई फिल्म श्री 1999 में उत्तर कोरियाई जासूस बेंगही और अमेरिकी टेलीविजन सीरीज लॉस्ट 2004 से 2010 में सनहवा क्वोन की भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में 7 डेज 2007, हार्मनी 2010, द नेबर्स 2012 और ओर टू माई फादर 2014 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। किम का जन्म प्योंगचांगडोंग, जोंगनो जिला, सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। वह 1983 से 1984 में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। 6 वे स्टेटन द्वीप, न्यूयॉर्क में रहते थे। वह 7वीं कक्षा में मिडिल स्कूल ड्रामा क्लब में शामिल हुई और संगीत में माई फेयर लेडी में अभिनय किया। 7 किम ने मैनहट्टन के प्रतिष्ठित फियोरेलो एच. लागार्डिया हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से हाई स्कूल की पढ़ाई की और 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8 वहाँ से उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैम्ब्डा में ड्रामा की पढ़ाई की। 7 और बाद में बोस्टन विश्वविद्यालय से ड्रामा में BFA की डिग्री हासिल की। 7 वह एक प्रशिक्षित डांसर और मार्शल आर्ट फाइटर भी है। 7 आजीविका। स्नातक होने के बाद किम ने MTV पर, ABC पर सोप ओपेरा शैली के नाटकों में और ऑफ ब्रॉडवे मंच पर कई छोटे हिस्से निभाए। 7 1996 में किम ने कोरिया लौटने का फैसला किया। 7 उन्होंने स्प्लेंडिड हॉलिडे 1997 में अभिनय किया। 7 उन्हें टीवी नाटक वेडिंग ड्रेस में कास्ट किया गया। 7 उनकी सफल शुरुआत 1999 की फिल्म श्री से हुई। 7 दक्षिण कोरिया की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म। श्री उस समय कोरियाई इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। नवंबर 2000 में उन्होंने द लीजेंड ऑफ गिंको में कांग जेग्यू के साथ अपना सहयोग जारी रखा। 7 एक जापानी फिल्म और लॉस एंजिल्स में सेट एक फीचर में अभिनय करने के बाद किम साइंस फिक्शन फीचर येस्टरडे में दिखाई दिए। 7 फिर 2002 में किम ने डॉक्यूमेंट्रीकार ब्यून यंगजू की फीचर फिल्म डेब्यू अर्दोर में मुख्य भूमिका निभाई। 9 2004 में किम ने अमेरिकी टेलीविजन सीरीज लॉस्ट में काम करना शुरू किया, जो 6 सीजन तक चली। 9 2006 में उन्हें स्टफ के कवर पर दिखाया गया, साथ ही एक अंदरूनी प्रसार पर भी। 2006 में मैक्सिम ने अपनी वार्षिक हॉट 100 सूची में किम को 98वें स्थान पर रखा। 10 किम 2011 में। 2013 में ABC ड्रामा सीरीज मिस्ट्रेसेस में उनकी प्रमुख भूमिका थी। 11 2015 में किम। 2018 में किम ने सुश्री मां नेमेसिस श्रृंखला की हेडलाइनिंग करके कोरियाई टेलीविजन पर वापसी की। 12 2022 में उन्होंने मनी हीस्ट के कोरियाई रीमेक मनी हीस्ट कोरिया संयुक्त आर्थिक क्षेत्र में सीन वूजिन के रूप में अभिनय किया। 9 2023 में उन्होंने अंग्रेजी कोरियाई नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज 100 किट्टी में प्रिंसिपल जीना लिम के रूप में काम किया। 9 व्यक्तिगत जीवन। किम ने लॉस्ट के लिए अपने अंतिम दृश्यों की शूटिंग के बाद मार्च 2010 में ओहू द्वीप पर अपने पूर्व प्रबंधक पार्क जियोंगह्योक से शादी कर ली। 13 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1999 श्री ली म्यूंगह्यून बटा ली बेंगही। 2000 जिनको की किंवदंती यौन। 2001 जल्दबाजी करना।
सियोयोंग 2000 दो लौ हथेली जीनी कल किम हिसु बटा नो हिसु ललक मीहेउन 2005 जून की डायरी सेओ युनही 2007 माह 2008 7 दिन यूजियोन केंद्रिक कांगजोह जियोंग बटा डी बटा जंग कोरियाई जन्म 13 जुलाई 1969 एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता है। एक वे द हैंगओवर फिल्म सीरीज 2009 से 2013 में लेस्ली चाउ और एनबीसी सिटकॉम कम्युनिटी 2009 से 2015 में बेन चांग की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एबीसी सिटकॉम डॉ केन 2015 से 2017 का निर्माण, लेखन और निर्माण किया, जिसमें वे नाममात्र का किरदार निभाते हैं, और वे नॉक्ड अप 2007, रोल मॉडल्स 2008, फ्यूरी वेंजेंस 2010, द डफ 2015, राइड अलोंग 2 जियोंग कैलिफोर्निया में एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक है। 3 लेकिन तब से उन्होंने अपने अभिनय करियर के पक्ष में अभ्यास करना बंद कर दिया है। 4 वह गायन प्रतियोगिता शो द मास्क सिंगर के अमेरिकी संस्करण में एक पैनलिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं और ब्रिटिश संस्करण की पहली श्रृंखला में दिखाई दिए। वह आई कैन सी योर वॉयस के होस्ट के रूप में भी काम करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। केंद्रिक कांगजोह जियोंग का जन्म 13 जुलाई 1969 को डेट्रॉयट, मिशिगन में हुआ था। 7 दक्षिण कोरियाई अप्रवासी माता-पिता डीके और यंग जियोंग के घर। 5 वह 4 साल की उम्र में उत्तरी कैरोलिना चले गए। 7 और उनका पालन पोषण ग्रीनसबोरो, उत्तरी कैरोलिना में हुआ। 8 जियोंग ने वाल्टर हाइंस पेज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने क्षेत्रीय क्विज बाउल में भाग लिया, छात्र परिषद के लिए चुने गए और स्कूल ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाया। उन्होंने 1986 में 16 साल की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में अपनी उपलब्धियों के लिए ग्रीनसबोरो के यूथ ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया। 2 ड्यूक विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्र रहते हुए जियोंग ने अभिनय करना शुरू कर दिया था। 9 उन्होंने अपने प्रीमेड कोर्सवर्क को जारी रखते हुए कुछ समय के लिए ड्रामा में प्रमुखता पर विचार किया। 2 उन्होंने 1990 में ड्यूक से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1995 में यूएनसी स्कूल ऑफ मेडिसिन में एमडी की उपाधि प्राप्त की। 3-10 मेडिकल स्कूल से पहले की गर्मियों में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स, यूसीएलए में थिएटर की कक्षाएं लीं। 2 आजीविका 1995 से 1998 मेडिकल रेजिडेंसी। थिएटर और इम्प्रोव में जियोंग की पृष्ठभूमि तब शुरू हुई जब वह अभी भी उत्तरी कैरोलिना में एक मेडिकल छात्र था। वह रैले-ड्रेहेम सर्किट में ओपन माइक नाइट्स में नियमित रूप से शामिल होता था, रैले में चार्ली गुडनाइट्स और टूटी के डरहम कॉमेडी क्लब में प्रदर्शन करता था। उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी कैंपस में 1992 और 1993 में कॉमेडी स्पॉट प्रोग्रामिंग सीरीज की मेजबानी भी की। उनके दोस्त केंड्रिक जेहेंग द्वारा निर्मित मार्गरेट चो, जेफ डनहम और अन्य के लिए ओपनिंग की। उद्धरण की आवश्यकता। जियोंग ने न्यू ऑरलियंस के ओशनर मेडिकल सेंटर में अपनी रेजिडेंसी पूरी की। 11 जियोंग ने रेजिडेंसी में रहते हुए 1995 में बिग इजी लाफ जीता। एनबीसी के अध्यक्ष ब्रैंडन टार्टिकॉफ और द इम्प्रोव के संस्थापक बड फ्राइडमैन जज थे और उन्होंने दोनों ने जियोंग से लॉस एंजिल्स जाने का आग्रह किया। 12 1998 से 2006 चिकित्सक, हास्य अभिनेता। 1998 में जियोंग लॉस एंजिल्स चले गए और वुडलैंड हिल्स के कैसर परमानेंट अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा के चिकित्सक के रूप में कई वर्षों तक चिकित्सा का अभ्यास किया। 9 उन्होंने द इम्प्रोव और लाफ फैक्ट्री कॉमेडी क्लबों में नियमित रूप से प्रदर्शन करना शुरू किया। उनके स्टैंड अप काम ने उन्हें कई टेलीविजन शो में दिखाया, जिनमें एनबीसी का द ऑफिस, फॉक्स का एमएडी टीवी, एचबीओ का एंटोरेज और कर्ब योर एंथुसियाज्म शामिल है। 2002 में जियोंग को कॉमेडी सेंट्रल के कॉमिक ग्रूव में जगह मिली। 9 जियोंग किम्स ऑफ कॉमेडी में भी थे। 13
उन्होंने जुड अपाटो की नॉक्ड अप में डॉ कुनी के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जो उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जानी गई। उस समय से वे चिकित्सा से मनोरंजन उद्योग में पूर्णकालिक करियर में बदलाव करने में सक्षम थे। जियोंग ने 2006 में अपने अभिनय करियर के पक्ष में प्रैक्टिस छोड़ दी, हालांकि उन्होंने अपना मेडिकल लाइसेंस बनाए रखा है और प्रदर्शन और सेट पर चिकित्सा आपात स्थितियों में सहायता की है। 3-9-2006 वर्तमान पूर्णकालिक मनोरंजनकर्ता। 2011 में जियोंग के करियर की शुरुआत में उन्होंने लॉस एंजिल्स परफॉर्मिंग आर्ट्स कंजर्वेटरी में निर्देशक नतालिया लाजारस के साथ अध्ययन किया, जहां उन्होंने नॉक्ड अप में अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें कोचिंग दी। लाजारस ने 2006 से 2012 तक जियोंग को द हैंगओवर पार्ट 2 के माध्यम से उनकी सभी फिल्मों और टेलीविजन भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया। इसके बाद वे स्टेप ब्रदर्स, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, रोल मॉडल्स में किंग अर्गोट्रॉन, ऑल अबाउट स्टीव, द गुड्स, लिव हार्ड, सेल हार्ड, कपल्स रिट्रीट और द हैंगओवर पार्ट 2 और द हैंगओवर पार्ट 3 में मिस्टर चाओ के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने जूकीपर, ट्रांसफॉर्मर्स, डार्क ऑफ द मून और क्रेजी रिच एशियन में सहाभिनय किया। जियोंग ने एनबीसी सिटकॉम कम्युनिटी में सीनोर चांग का किरदार निभाया था और उन्हें 2010 के टीन च्वाइस अवार्ड्स में शो के मेल ब्रेकआउट स्टार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें 2 बार 2010 एमटीवी मूवी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें उन्होंने बेस्ट डब्ल्यूटीएफ मोमेंट का पुरस्कार और द हैंगओवर के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड जीता था। 2010 की शरद ऋतु में एडिडास बास्केटबॉल ने एक व्यापक विपणन अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने एनबीए सितारों ड्वाइट हॉवर्ड और डेरिक रोज के साथ स्लिम चिन के रूप में अभिनय किया। 22 मई 2011 को उन्होंने एबीसी पर लास वेगास में 2011 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स की मेजबानी की। 14 और 15 जून 2011 को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हैंड्स ओनली सीपीआर पीएसए अभियान में शामिल हुए। 15-2012 में यह बताया गया कि जेमी फॉक्स और जियोंग ने एक दूसरे द्वारा लिखित और निर्मित फिल्मों में अभिनय करने के लिए सहमति व्यक्त की है। फॉक्स ने जियोंग की दोस्त कॉमेडी आफ्टर प्रोम में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए सहमति व्यक्त की है। जियोंग बदले में फॉक्स की स्पोर्ट्स कॉमेडी ऑल स्टार वीकेंड में अभिनय करेंगे। 16 उन्होंने एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज बॉब्स बर्गर्स में डॉ याप की आवाज के रूप में भी शुरुआत की। जियोंग ने बर्निंग लव के लिए सर्वश्रेष्ठ अतिथि उपस्थिति के लिए स्ट्रीमी पुरस्कार जीता। 17-2013 में वह माइकल बे की पेन एंड गेन, 2013 में जॉनी वू एक प्रेरक वक्ता के रूप में दिखाई दिए। 18 उस वर्ष बाद में वह द हैंगओवर पार्ट 3 में मिस्टर चाओ के रूप में काफी विस्तारित भूमिका में लौटे। 19 उन्होंने एनिमेटेड फिल्म टर्बो 2013 में किम ली की आवाज दी। 2015 में जियोंग ने अभिनय किया, लिखा और अपने नए एबीसी मेडिकल कॉमेडी डॉकेन के पायलट का कार्यकारी निर्माण किया। एक निराश एचएमओ डॉक्टर के रूप में अपने करियर, विवाह और पालनपोषण में उलझा हुआ था, लेकिन उनमें से किसी में भी सफल नहीं हुआ। 7 मई 2015 को एबीसी ने श्रृंखला को 2015 से 16 के टीवी सीजन में डेब्यू करने का आदेश दिया, जिसमें जियोंग, सूजी नाकामुरा, डेव फोले, टीशा कैंपबेल और जोनाथन स्लाविन। के-पॉप, कोरियाई, आरआर, की-पॉप, कोरियाई लोकप्रिय संगीत का संक्षिप्त रूप। एक दक्षिण कोरिया में उत्पन्न होने वाला लोकप्रिय संगीत का एक रूप है। 2 यह 1990 के दशक में युवा उपसंस्कृति के रूप में उभरा, जिसमें कोरियाई संगीतकारों ने पश्चिमी नृत्य संगीत, हिप हॉप, R&B और रॉक से प्रभाव लिया। 3, 4, 5 आज के-पॉप आमतौर पर किशोर आइडल कृत्यों, मुख्य रूप से लड़की समूहों और लड़कों के बैंड के संगीत आउटपुट को संदर्भित करता है, जो दृश्य अपील और प्रदर्शन पर जोर देते हैं। 6 एक पॉप शैली के रूप में के-पॉप को इसकी मधुर गुणवत्ता और सांस्कृतिक संकरता की विशेषता है।
7, 8, 9 के-पॉप की उत्पत्ति रैप डांस से हुई है, जो हिप हॉप, टेक्नो और रॉक का एक मिश्रण है, जिसे सेओ ताइजी और बॉयज समूह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जिनके प्रयोग ने 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के समकालीन संगीत दृश्य को आधुनिक बनाने में मदद की। 10, 11, 12 किशोरों के बीच उनकी लोकप्रियता ने संगीत उद्योग को इस जनसांख्यिकीय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। एसएम एंटरटेनमेंट के ली सुमैन ने 1990 के दशक के अंत में कोरियाई आइडल सिस्टम विकसित किया और हॉट और एसीएस जैसे कृत्यों का निर्माण किया, जिसने के-पॉप की पहली पीढ़ी को चिह्नित किया। 13, 2000 के दशक की शुरुआत में TVXQ और बोआ ने जापान में सफलता हासिल की और विदेशों में शैली के लिए कर्षण प्राप्त किया। 14, 15 कोरियाई लहर के एक घटक के रूप में 2010 के दशक तक के-पॉप की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को सोशल मीडिया के उदय के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 2019 में दक्षिण कोरिया दुनिया भर के शीर्ष 10 संगीत बाजारों में छठे स्थान पर रहा, जिसमें कलाकार BTS और ब्लैकपिंक विकास में अग्रणी रहे। 16, 2020 दक्षिण कोरिया के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला वर्ष था, जब इसने 44.8% की वृद्धि का अनुभव किया और वर्ष का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख बाजार बन गया। 17, अमेरिकी पॉप संगीत के भारी प्रभाव के बावजूद कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि के-पॉप मूड और ऊर्जा में एक विशिष्टता बनाए रखता है। 8, के-पॉप के कोरियाईपन पर हाल के वर्षों में बहस हुई है, जिसमें पश्चिमी गीतकारों, गैर कोरियाई कलाकारों, अंग्रेजी में गाने और वैश्विक दर्शकों के लिए विपणन की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 18, 19 कुछ लेखकों ने के-पॉप को वैश्विक प्रसार के साथ एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में सिद्ध किया है। 20 के-पॉप अपने सख्त प्रबंधकीय नियंत्रण के लिए जाना जाता है। इसकी व्यावसायिकता और कलाकारों के साथ व्यवहार के लिए इसकी आलोचना की गई है। 21, 22 उद्योग में 4 प्रमुख कंपनियों का वर्चस्व है: एसएम, YG, JYP और हाइब। 2020 के दशक में इस शैली को अधिक कलाकार स्वायत्तता और कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन के तरीकों को विदेशों में स्थानीय बनाने के लिए चिह्नित किया गया है, जो एक और कैटसाई जैसे समूह इस वैश्वीकरण का परिणाम है। शब्द साधन: के-पॉप शब्द जापानी जे-पॉप का कोरियाई समकक्ष है। 23 इस शब्द का पहला ज्ञात उपयोग बिलबोर्ड में 9 अक्टूबर 1999 के संस्करण में एस कोरिया कुछ जापानी लाइव एक्ट्स की अनुमति देगा शीर्षक वाले लेख के अंत में हुआ था, जो उस समय पत्रिका के कोरिया संवाददाता चो ह्यूनजिन द्वारा लिखा गया था, जिसने इसे दक्षिण कोरियाई पॉप संगीत के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि चो खुद निश्चित नहीं है कि उन्होंने इस शब्द को गढ़ा है या नहीं, क्योंकि कुछ लेखों में कहा गया है कि के-पॉप शब्द का इस्तेमाल संगीत उद्योग के अंदरूनी लोगों द्वारा पहले से ही किया जा रहा था, भले ही उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं सुना था। 24 के-पॉप शब्द 2000 के दशक में लोकप्रिय हुआ, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। घरेलू पॉप संगीत के लिए कोरियाई शब्द गयो ए, जिसका इस्तेमाल आज भी देश में व्यापक रूप से किया जाता है। 25 2022 में कोरियाई संगीत पुरस्कारों ने के-पॉप के लिए एक अलग शैली विशिष्ट क्षेत्र की स्थापना की, जिसमें प्रदर्शन पर ध्यान देने के साथ कोरियाई आइडल सिस्टम से उत्पन्न नृत्य पॉप संगीत के रूप में इसकी विशिष्ट सौंदर्य प्रवृत्तियों को परिभाषित किया गया। 6 विशेषताएं: दृश्य श्रव्य सामग्री: हालांकि के-पॉप आमतौर पर दक्षिण कोरियाई लोकप्रिय संगीत और संबंधित उद्योग को संदर्भित करता है, कुछ इसे संगीत और दृश्य तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करने वाली एक सर्वव्यापी शैली मानते हैं। 26 अविश्वसनीय स्रोत: फ्रेंच इंस्टीट्यूट नेशनल डे l'audiovisuel के-पॉप को संश्लेषित संगीत, तीखे नृत्य दिनचर्या और फैशनेबल, रंगीन पोशाकों के संलयन के रूप में परिभाषित करता है। 27 गानों में आमतौर पर पॉप, रॉक, हिप हॉप, R&B और इलेक्ट्रॉनिक संगीत शैलियों में से एक या इनका मिश्रण होता है। आइडल प्रशिक्षु:
यह भी देखे। उद्योग मुख्यधारा का तरीका एजेंसी ऑडिशन, ऑनलाइन ऑडिशन या स्ट्रीट कास्टिंग के माध्यम से आइडल ट्रेनी बनना है। 28 दक्षिण कोरियाई प्रबंधन एजेंसियां 29 संभावित कलाकारों को बाध्यकारी अनुबंध प्रदान करती है, कभी कभी कम उम्र में। प्रशिक्षु एक विनियमित वातावरण में एक साथ रहते हैं और अपने डेब्यू की तैयारी में गायन, नृत्य, विदेशी भाषाएं बोलना और अन्य कौशल हासिल करना सीखने में दिन में कई घंटे बिताते हैं। प्रशिक्षण की इस रोबोटिक प्रणाली की अक्सर पश्चिमी मीडिया आउटलेट द्वारा आलोचना की जाती है। 2012 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि एसएम एंटरटेनमेंट के तहत एक कोरियाई मूर्ति को प्रशिक्षित करने की लागत औसतन $3 मिलियन थी। 31 संकर शैली और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार 2008 से 2012 की अवधि के लिए के-पॉप के लिए खोज मात्रा। के-पॉप एक सांस्कृतिक उत्पाद है जिसमें मूल्य, पहचान और अर्थ शामिल है जो उनके सख्त व्यावसायिक मूल्य से परे है। 32 यह आधुनिक पश्चिमी ध्वनियों और अफ्रीकी अमेरिकी प्रभावों, हिप हॉप, आर&बी, जैज, ब्लैक पॉप, सोल, फंक, टेक्नो, डिस्को, हाउस और एफ्रोबीट्स की ध्वनियों सहित के मिश्रण की विशेषता है, जिसमें प्रदर्शन का एक कोरियाई पहलू, सिंक्रोनाइज्ड डांस मूव्स, फॉर्मेशन में बदलाव और हुकिंग और दोहरावदार की मूवमेंट से युक्त तथाकथित पॉइंट कोरियोग्राफी शामिल है। यह टिप्पणी की गई है कि कोरियाई पॉप संस्कृति में आधुनिकीकरण की दृष्टि निहित है। 33 कुछ लोगों के लिए के-पॉप के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इसकी सफलता के लिए जिम्मेदार है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के एक टिप्पणीकार ने कहा है कि समकालीन कोरियाई पॉप संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर आधारित है जो राष्ट्रीय और संस्थागत सीमाओं के पार, परे और बाहर हो रही है। 34 के-पॉप में निहित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कुछ उदाहरण जो विभिन्न जातीय, राष्ट्रीय और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, उनमें उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट और मूर्तियों की प्रस्तुति के प्रति समर्पण, साथ ही साथ उनके कार्य नैतिकता और विनम्र सामाजिक आचरण शामिल है, जो प्रशिक्षण अवधि द्वारा संभव बनाया गया है। 35 2018 वर्तमान निर्माण और द गुड डॉक्टर। अधिक जानकारी। द गुड डॉक्टर अमेरिकी टीवी श्रृंखला, फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी 3AD के संस्थापक के रूप में किम ने जनवरी 2014 में CBS टेलीविजन स्टूडियो के साथ एक फर्स्ट लुक डेवलपमेंट डील साइन की, जो एशियाई अमेरिकी अभिनेता के साथ अपनी तरह की पहली डील थी। 22-23 3AD वर्तमान में ABC टेलीविजन सीरीज द गुड डॉक्टर का निर्माण कर रहा है, जो इसी नाम की 2013 की दक्षिण कोरियाई सीरीज पर आधारित है। वह द गुड डॉक्टर के कार्यकारी निर्माता है और दूसरे सीजन के दौरान सर्जरी के प्रमुख डॉ. जैक्सन हान की भूमिका में शो में शामिल हुए। 24 2019 में किम ने रीबूट फिल्म हेलबॉय में बेन डेमियो की भूमिका निभाई। उन्होंने व्हाइटवॉशिंग विवाद से बचने के लिए एड स्क्रीन की जगह ली, क्योंकि मूल कॉमिक्स में यह चरित्र एशियाई अमेरिकी था। 25 किम ने डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन में चीफ बेंजा की आवाज दी है, जिसे मार्च 2021 में रिलीज किया गया था। 26 अगस्त और सितंबर 2023 में उन्होंने लॉस एंजल्स प्रोडक्शन के पीटर पैन गोज रॉन्ग में फ्रांसिस की भूमिका निभाई। 27 किम ने 2024 में येलो फेस के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाई, जिससे वह प्ले में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई अमेरिकी अभिनेता बन गए। 28 सक्रियतावाद। किम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एशियाई अमेरिकी भेदभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। 29 कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्होंने कोविड-19 महामारी से संबंधित जेनोफोबिया और नस्लवाद के खिलाफ बात की, जिसमें कहा गया, कृपया एशियाई लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह और संवेदनहीन हिंसा को रोकें। हाँ, मैं एशियाई हूँ। और हाँ, मुझे कोरोना वायरस है।
लेकिन मुझे यह चीन से नहीं मिला, मुझे यह अमेरिका में मिला, न्यूयॉर्क शहर में। कुछ राजनीतिक नेता इसे क्या कहना चाहते हैं, इसके बावजूद मैं उस जगह को नहीं मानता जहां से यह आया है, जितना कि बीमार और मर रहे लोग। 30 जॉर्जिया में 2022 के रनफ चुनाव से पहले किम ने राज्य के कानूनों के बारे में ट्वीट किया, जो ऐतिहासिक रूप से ब्लैक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों HBCU में छात्रों के लिए वोट देने के लिए अपनी पात्रता स्थापित करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। वैध मतदाता पहचान पत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए वोटराइडर्स को एक संसाधन के रूप में उद्धृत करते हैं। 31 व्यक्तिगत जीवन 12 जून 1993 को किम ने मियारी से शादी की। 32 उनके दो बेटे हैं, जिनका जन्म 1996 और 2002 में हुआ। 33 लॉस्ट के निर्माण के दौरान किम और उनके परिवार ने लॉस एंजिल्स और हवाई के बीच अपना निवास स्थान विभाजित किया। हवाई 5 में कास्ट किए जाने के बाद उन्होंने हवाई में अपना निवास स्थान जारी रखा। 35 किम बेहतरीन विंटेज घड़ियों के शौकीन संग्रहकर्ता है। उनके निजी संग्रह की कुछ घड़ियां उनकी कुछ फिल्मों में दिखाई गई है। 36 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1992 अमेरिकी शाओलिन गाओ युन 1997 प्यार के आदि स्नातक सहायक सीआर आकाशी 1998 नो सेलिरा हुजान 1999 खेल के प्रति प्रेम के लिए आपातकालीन चिकित्सक 2001 बॉबी डी की तलाश में टिम्मी छोटा 2002 सुपरमैन को मरना ही होगा ब्राडली 2003 पालना 2 कब्र विजिटिंग विशेषज्ञ बड़ा जहाज सहयोगी चलो या मरो मियाको वीडियो पाप लेकॉर्न 2004 स्पाइडर मैन 2 रेमंड टकरा जाना पार्क 2005 गुफा एलेक्स किम 2008 द अनियन मूवी आइवी लीगर 2011 अखाड़ा ताइगा मोरी श्वेत समुराई 2015 केटाउन काउबॉयज डेविड द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट चेक कांग 2016 द डाइवर्जेंट सीरीज एलिगेंट चेक कांग 2018 मिराई परदादा आवाज 37 2019 खराब लड़का बेन डेमियो हमेशा मेरी ही रहो शायद ब्रैंडन चोई 2020 ब्लास्ट बीट डॉ माइकल ओनित्सुका कार्यकारी निर्माता भी 38 2021 राया और अंतिम ड्रैगन बेंजा आवाज 37 बेटिकट यात्री डेविड किम 39 2023 आनंद की सवारी डेहान टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1992 से 1993 अनसुलझे रहे से सुया का साला 2 एपिसोड 1994 नियम और कानून हैरी वतनबे एपिसोड गोल्डन ईयर्स ऑल अमेरिकन गर्लस्टेन एपिसोड रूथी पर टिप्पणी 1995 मेरे सभी बच्चे डॉ किम एपिसोड 1.6501 1997 पैसिफिक पैलिसेड्स केट के वकील एपिसोड स्वीट रिवेंज नाइट मैन रोलैंड येट्स एपिसोड पायलट भाग 1 बेवर्ली हिल्स 90210 डॉ स्टरला आवर्ती कलाकार सीजन 8 NYPD ब्लू साइमन ली एपिसोड इट टेक्स अ विलेज 1998 ढोंगी लेनी डुक एपिसोड कोलेटरल डैमेज सेनफेल्ड छात्र क्रमांक 1 एपिसोड द बर्निंग नई दुनिया इनग्राम टेलीविजन फिल्म अभ्यास गवाही देने वाला अधिकारी एपिसोड कुल्हारी हत्यारा एली मैकबील पुलिस अधिकारी एपिसोड द इनमेट्स काल्पनिक द्वीप चिप वेस्टर्न एपिसोड सपने 1999 धर्मयुद्ध लेफ्टिनेंट जॉन मैथेसन मुख्य कलाकार वॉकर टेक्सास रेंजर खान एपिसोड द लिन सिस्टर्स 2000 स्टार ट्रेक वॉयेजर अंतरिक्ष यात्री गोटानारेट्स एपिसोड ब्लिंक ऑफ एन आई मर्डर शी रॉट ए स्टोरी टू डाई फॉर एवरेट जंक टेलीविजन फिल्म 2001 एक बार और फिर सहकर्मी 3 एपिसोड क्या कोई आज रात जॉर्ज बेली की मदद नहीं करेगा।
मन प्रसन्न कर दिया। येन लो एपिसोड एंटर द डेमन। CSI अपराध स्थल जांच विशेष एजेंट बेकमैन एपिसोड एली। 2001 से 2003 देवदूत गेविन पार्क अतिथि। सीजन 2 आवर्ती कलाकार। सीजन 3 से 4 2002 अब किसी भी दिन श्री चुंग एपिसोड कॉल हिम मैक्रोनी। 2003 स्ट्रीट टाइम वोंगुयेन एपिसोड बॉर्न टू किल। मिस मैच क्लिफोर्ड किम आवर्ती कलाकार। गति एजेंट फ्रियर्स टेलीविजन फिल्म। 2003 से 2004 स्टार ट्रेक एंटरप्राइज कॉर्पोरल चांग आवर्ती कलाकार। सीजन 3 एयर केन सुंग आवर्ती कलाकार। सीजन 10 24 टॉम बेकर आवर्ती कलाकार। सीजन 2 से 3 2004 एक का पता लगाए बिना मार्क हिरोशी एपिसोड एक्सपोजर। झाल थॉमस चोई एपिसोड राइस बर्नर। 2004 से 2010 खो गया जिनसू क्वोन मुख्य कलाकार। 2006 अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जनरल फोंग आवाज एपिसोड अवतार स्टेट 40।